हाँ, सो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। ओके, सो थियरी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो नाम ही समझते हैं। से हमारा मॉलिक्यूल है। ओके, अब हमारा जो मॉलिक्यूल का मतलब से एटॉम का न्यूक्लियस है वो यहाँ सेंटर में है। ओके, एंड ये हो गई हमारी ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, ऑर्बिट 5 ऐसे है। ओके, दिस इज n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ऑर्बिट्स है। अच्छा समझो, अभी ये जो लास्ट वाली है, लास्ट वाली, ओके ये लास्ट है ऐसे समझो, इसके लिए ये लास्ट है। 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एटॉम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली लास्ट वाली ऑर्बिट होगी। ये जो लास्ट वाली ऑर्बिट है, सपोज ये है, इसके अंदर ये सब क्या है, ये ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, ऑर्बिट 5, सारी की सारी क्या है, ऑर्बिट्स है। n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, राइट। ओके, तो और n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी जो होगी उसकी कंपेयर में n इज इक्वल्स टू 2 वाली ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। ओके, डन। ये हमारा घर है, दूर मामा का घर था तो एनर्जी बढ़ती जा रही थी ना। ओके, हाँ, एक्साइटेड स्टेट। सो n इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी ऑर्बिट है। फिर ये सारी ऑर्बिट है। अब ये ऑर्बिट में लास्ट वाला है, ये लास्ट वाले में सपोज s p d f g कोई भी हो, वो क्या है, ऑर्बिटल। वो क्या है, ऑर्बिटल। तो ये सारी हमारी ऑर्बिट n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, कोई भी लास्ट वाली हो, उसमें ऑर्बिटल्स होगी। जैसे कि यहाँ पर है s ऑर्बिटल, यहाँ पर है s और p ऑर्बिटल। अरे ये पहला ही रहेगा, सपोज ये s है, ये यहाँ पर p है और sp है, यहाँ पर s p और d भी है, यहाँ पर s p d और f है, यहाँ पर s p d f और g भी है। ओके, लाइक दैट। तो ये क्या है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन। सपोज f ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 ही होते हैं। हमारा आउटबाउ पॉली वो तो फॉलो करना ही है हमें। ओके, सो वो तो हमें पता ही है, अब उसको वापस रिपीट नहीं करना। सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, डन। तो कोई भी ऑर्बिटल में होगा, s में होगा, p में होगा। p में भी अगर p की 3 है, px py pz, लेकिन px में तो 2 ही होंगे। ओके, px py pz, लेकिन जो px है उसमें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। py में कितने होंगे, 2। pz में भी कितने होंगे, 2। ओके, नाउ d होंगी तो d की 5 है सब ऑर्बिटल्स। सब ऑर्बिटल्स d की कितनी है, 5। वो हमने शेप एंड ऑल डिस्कस किया था कि भाई dxy, dyz, dxz, फिर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ऐसे 5 ली थी। और f की कितनी, 7। ओके, तो f की 7 मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने जाएंगे, 14। d की 5 मतलब एक में 2 मतलब टोटल जाएंगे 10। फिर p में 3 है और टोटल 6 जाएंगे, एक में 2 मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे p में। और s में एक ही है लेकिन उसमें 2 जाएंगे तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s p d f। ओके, सो यहाँ पर वैलेंस शेल मतलब ये जो लास्ट वाली शेल है, ये सारी ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, शेल। और वो जो लास्ट वाली शेल है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। जो लास्ट वाली शेल है उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंस शेल। और यहां पर देखो, कोई भी ऑर्बिटल हो, वैलेंस शेल में कोई भी ऑर्बिटल हो, s p d f g कोई भी हो, कोई भी, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कितने होंगे, 2। सब ऑर्बिटल को इंक्लूड करके। हाँ, सब मतलब हम बोलेंगे सर p ऑर्बिटल में तो 6 होते हैं। अरे p में 6 होते हैं लेकिन p की सब ऑर्बिटल कितनी है, 3, px py एंड pz। तो px में मैक्सिमम कितने होंगे, 2, py में भी 2, pz में भी 2, सब में 2 ही होते हैं मैक्सिमम। sp df कोई भी ले लो, अगर ऑर्बिटल की बात करें और से सब ऑर्बिटल की भी बात करें तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। डन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए, सपोज f में हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे मतलब क्या है, वो पेयर। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, दोनों का सेम चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। उनके बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। फिर यहां पर भी सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो वहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में भी रिपल्जन हो रहा है और ये लोगों के बीच में भी रिपल्जन हो रहा है।
डन। ओके, सो रिपल्जन हो रहा है और उसी के ऊपर हमें थियरी समझनी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर खत्म हुआ हमारा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा और उसके बाद हमने बोला कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर है तो उससे हमें क्या नहीं पता चल रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमारा कोई भी कंपाउंड हो तो उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका शेप कैसा है, वो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जैसे हमने बोला ना कि भाई, जैसे कि हमने डिस्कस किया था NaCl और KCl का एग्जांपल लिया था, तो हमने बोला कि KCl ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई है। ओके, सिंपली अगर तुम्हें कोई बोल दे कि भाई तुम्हारे पास एक पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन, और एक वही साइज का चीज क्यूब पड़ा हुआ है, ओके, वो स्टोन और सेम साइज का चीज क्यूब पड़ा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे, कौन ज्यादा हार्ड है? मतलब किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को हम हार्ड बोलेंगे ना। तो स्टोन को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। स्टोन को तोड़ने के लिए ज्यादा, मतलब उसका जो क्रिस्टल है, स्टोन का जो क्रिस्टल है, हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टल लैटाइस। अभी ब्रेकिंग एंथैल्पी तो नहीं बोलेंगे, इसलिए हम सिर्फ क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, तोड़ने वाली। और बनाने वाली हो तब एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। सिर्फ फॉर्मेशन वर्ड वहां ऐड हो जाता है। डन। तो भाई इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसमें स्टोन में ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी ऑफ से दैट सेम साइज चीज क्यूब। ओके, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? ज्यादा स्टेबल कौन है, कैसे पता चलेगा ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का हमने क्या बोला था? वही बुखार वाला केस, 2 बच्चे, एक जुकाम वाला और एक फीवर वाला। ओके, फीवर वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? उसमें से ज्यादा एनर्जी निकल गई है। लेकिन हम यहाँ पर निकलने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एनर्जी देने की बात कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हमने वही तो बोला कि क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी जितनी निकली थी उतनी ही देंगे, तभी टूटेंगे ना वो लोग। तो मतलब जो क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन हुआ किसका? स्टोन का, तो पर्टिकुलर अमाउंट। अभी तुम ही एज्यूम कर लो, तुमने ये तो बोल दिया कि स्टोन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो चलो मान लो अभी स्टोन बना नहीं है और मान लो चीज क्यूब भी वो साइज का बना नहीं है। चीज क्यूब बन रहा है, मतलब जैसे आयनिक बॉन्ड हमने NaCl देखा ना, Na+Cl Na+Cl- वो लोग एक कट्टा एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है, और उसी को हमने बोला था क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो तुम बताओ किसमें ज्यादा एनर्जी निकली होगी, स्टोन वाले केस में या चीज वाले? मतलब दोनों बन रहे हैं, स्टोन बना एनर्जी रिलीज हुई, चीज क्यूब बना सेम साइज का एनर्जी रिलीज हुई, तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई होगी? स्टोन में ही हुई होगी। क्यों? क्योंकि हमने बोला है जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी ही एनर्जी मिलती है। डन। तो स्टोन में ज्यादा एनर्जी निकली होगी, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन? स्टोन। ओके, अंडरस्टूड। तो तुम्हें देंगे ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे कि सपोज तुम्हें क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी की वैल्यू दे दी, 2 मॉलिक्यूल है उसमें दोनों क्रिस्टल की, मतलब दोनों मॉलिक्यूल की क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी तुम्हें दे दी है। क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी मतलब ब्रेकिंग करने की एंथैल्पी तुम्हें दे दी है, लेकिन पूछा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, हम तो सोचेंगे यार वो तो निकलने वाला है, निकलने वाला ही ये है, तो मतलब वो क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी उसी की फॉर्मेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, और जिसकी ज्यादा होगी वही ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा होगी मतलब ज्यादा निकल गई, ज्यादा निकल गई मतलब क्या? स्टेबल। सिंपल है, लॉजिकल। पीछे का भूल नहीं गए ना? हाँ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या समझ रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उससे ये सब बातें पता चल रही नहीं थी, तो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर समझने का स्टार्ट किया। ओके, कि चलो हम समझते हैं कि भाई NaCl में से एनर्जी निकल रही है, मतलब हम सिर्फ अब कोवेलेंट, उसने तो क्या बोला था लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, लुईस ने क्या बोल दिया कि भाई हाँ कंपाउंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ओके, और वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम दिखा दिया। फिर हमने आयनिक बॉन्ड की बात की, ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात की, वो इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड था और ये इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, उनकी बात की। फिर जब एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी बात की, एनर्जी रिलीज हुई, वो तुम्हें पता चल गई इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो फिर पता चल जाएगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इतनी एनर्जी एक में से ज्यादा निकली, एक में से कम निकली, ऐसा क्यों हुआ? देखो हम रिवाइज कर रहे हैं पूरा चैप्टर, कहां से क्या स्टार्ट हुआ था।
ओके तो कॉसेल लुईस एंड वो सारे अप्रोच हमने देखे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने यहाँ पे KCl NaCl का कंपेयर किया, फिर हमने बोला यार KCl में ज्यादा एनर्जी निकल रही है, NaCl में कम निकल रही है, ये डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस क्यों है उसके लिए सारे हमने पैरामीटर समझे। तो हमने समझा बॉन्ड लेंथ, हमने समझा बॉन्ड एंगल, हमने समझा बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो हमने बॉन्ड एंथैल्पी समझा, फिर हमने क्या समझा बॉन्ड नंबर, ओके हमने बॉन्ड नंबर भी समझा। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने समझे, और कोई रह गया क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, देन बॉन्ड नंबर, ओके कुछ रह गया? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, मतलब वो हाँ वो तो जब बॉन्ड बनेगा तब वो अभी आएगा हमारा बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्ड पेयर जो हम लेते थे वो अभी आएगा, ओके लेकिन वो एक पैरामीटर नहीं है, वो एक पैरामीटर नहीं है, पैरामीटर यही है हमारे, ओके सो ये सारे पैरामीटर से हमें पता चलेगा क्या कि क्यों एक में से ज्यादा एनर्जी निकल रही है और क्यों एक में से कम एनर्जी निकल रही है, ये पता चला। लेकिन हम फिर भी सोचेंगे सर अभी भी शेप की बात तो आई ही नहीं, ये तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी, क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, वो सब बातें की, अभी भी शेप की बात कहाँ है? शेप की बात अब स्टार्ट हो रही है, ओके स्टेबिलिटी की और एनर्जी की बात हो गई, शेप की बात अब स्टार्ट हो रही है। डन, ओके तो यहां से हमें शेप पता चलेगा। तो थियरी क्या है हमारी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन तो पेयर में ही रहने का ट्राई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। तो ये रिपल्शन हो रहा है वो भी सेम, वो भी पता ही है लॉजिकली, ये नाम तो हमें समझ में आ गया क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। मतलब रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो? तो नहीं फर्क पड़ता है। क्या करेगा वो? रिपल्शन करेगा ना तो शेप बिगाड़ देगा, रिपल्शन करेगा तो शेप बिगाड़ देगा। कैसे बिगाड़ेगा अभी हम समझेंगे, ओके लेकिन इतना समझ में आ गया, ओके सिंपली ये तो हमने नाम समझा, सिर्फ नाम समझा, थियरी तो अभी समझनी बाकी है, ओके ये नाम से ही हमें क्या पता चला भाई इलेक्ट्रॉन है ना उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है और उसका कोई थियरम है, उतना पता चला हमें, ओके चलो डिटेल में समझते हैं। तो देखो as already explained Lewis concept is unable to explain the shapes of the molecules, उससे shapes तो पता चलता नहीं था। Then this theory provides a simple procedure to predict the shape of the covalent molecules, मतलब वो तो covalent molecules, covalent bonding जहां पे हो रही है वहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, ओके देन अब देखो दो साइंटिस्ट आए कब 1940s में, ये पूछा जाता है कब आए 1940, देखो अभी अभी की बात है गांधी जी के टाइम की, ओके 1940। तो 1940 में क्या हुआ, सिज्विक एंड पॉवेल इन 1940, एक मार्क में पूछा जाता है कि कौन से ईयर में, तो सिज्विक एंड पॉवेल 1940 में proposed a simple theory based on the repulsive interactions of the electron pairs in the valence shell of the atom, मतलब नाम के साथ और ईयर के साथ पूछा जाता है। सिज्विक एंड पोवेल ने 1940 में ये जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में रिपल्जन हो रहा है, ये रिपल्जन फोर्स शेप डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूल का, उसकी थियरी डिफाइन की थी। डन, ओके उन्होंने ये जो बात की, उन्होंने जो भी मॉडल मतलब ऐसा कुछ बहुत डिटेल्ड मॉडल नहीं दिया, लेकिन बोला कि ये जो रिपल्जन हो रहा है ना उनकी वजह से शेप पता चल सकता है, ओके ऐसा बोला उन्होंने। फिर 17 साल बीत गए, ओके 17, ओके तो 17 इयर्स आफ्टर 17 इयर्स से 1957, सो 1957 में दो साइंटिस्ट वापस आए और उन्होंने क्या किया, वो जो उनका थियरम था उसको डेवलप किया। 17 साल क्या किया, भजन नहीं किया, मतलब यहाँ भजन किया क्या कि वो जो उनका थियरी था उसको डेवलप किया और फाइनली हमें VSEPR जो दिया है वो इन लोग ने दिया है, ओके डन। बेसिक स्टार्टिंग मॉडल हमें सिज्विक एंड पॉवेल ने दिया एंड देन इट वाज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय दी नाइलहोल्म एंड गिलेस्पी इन 1957, ओके तो दोनों याद रखना, स्टार्ट किसने किया और अच्छे से डेवलप करके पूरा मॉडल किसने दिया था, नाइलहोल्म एंड गिलेस्पी ने दिया था 1957 में। ईयर के साथ दोनों मतलब चारों साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं।
ओके, सो नाइलहोम एंड गिलेस्पी ने 1957 में प्रॉपर उसको जो दिया था उसको डेवलप करके दिया, और स्टार्टिंग किसने की थी VSEPR की? वो दोनों भाई साहब ने, सिज्विक एंड पोवेल इन 1940। डन। ये तो इंट्रोडक्शन था, 1 मार्क में पूछा जाता है जो मैंने तुम्हें बता दिया, नहीं पूछा जाता तो नहीं, लेकिन मैंने बता दिया ना, पूछा जाता है तो याद रखना है। ओके चलो, तो समझते हैं VSEPR। ओके, The main postulates of VSEPR theory are as follows। तो ये तो postulates and all, but basic, हाँ चलो ना, कोई बात नहीं, हम एक बुक में देखना तो है ही, फिर हम वापस समझते हैं। The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom। देखो, सबसे पहले शेप हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थियरी हम कहाँ लगाएंगे? जहां पे सेंटर एटम हो। सेंटर एटम हो मतलब सपोज कहीं पे 2 ही एटम है, कहीं पर 2 ही एटम है। अभी हमने पोलैरिटी की बात की थी ना, ओके, तो वहां पे हमने देखा था कि लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा एंड ऑल, टेट्राहेड्रल होगा, ट्रायंगुलर होगा, वो सब देखा था ना हमने। तो यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे, अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि 2 से ज्यादा हो। सेंट्रल एटम कब आएगा? कोई बोले कि भाई मिडल एवरेज मिडल नंबर कौन सा है ना, मिडल नंबर के लिए 3 नंबर तो होने चाहिए। कोई बोले कि भाई XY में से मिडल कौन सा है? अरे XY में से मिडल कैसे होगा? XYZ में से मिडल कौन सा है? तो हम बोल देंगे Y मिडल है। 1 2 3 में से मिडल कौन सा है? तो हम बोलेंगे 2। 2 और 3 दिया हुआ है तो बोलेंगे मिडल कौन सा है? तो हम कैसे बताएं? 2 ही तो नंबर है। फिर एवरेज निकालनी होगी तो हम बोल देंगे 2.5। ओके, लेकिन अगर होल नंबर ही चाहिए तो मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी सेंटर एटम होना चाहिए। मतलब एटम कितने होने चाहिए? सेंटर एटम कब होगा? जब 2 से ज्यादा होंगे तब। 2 होंगे तो सेंटर आएगा ही नहीं ना, मतलब जैसे 1 2 और 3, तो ये 2 के बीच में ये है तो ये सेंटर एटम हो गया। डन। ओके, 2 के बीच में जो है वो हो गया सेंटर एटम। मतलब जिसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी सब देखा ना, H2O का, N2 का देखा, एमोनिया का देखा, ओके, मीथेन का देखा। तो क्या था? वो कार्बन बीच में खड़ा हुआ है और चारों साइड से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन सेंटर एटम में है, फिर BF3 का, PCl5, कितने सारे हैं वो तो हम ड्रॉ कर सकते हैं जितने भी पूछे उसके। ओके, CO2 का, CO3-2 का, कितने सारे हमने देखे। ओके, और हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी स्टडी किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलरली यहाँ पर हम शेप डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने जो दिया उसके अकॉर्डिंगली हमें शेप पता चलेगा। ओके, तो शेप पता चलेगा, उसमें क्या क्या है? सबसे पहले तो सेंट्रल एटम होना चाहिए। सेंट्रल एटम होगा कब? सेंट्रल एटम कब होगा? जब 2 से ज्यादा एटम होंगे तब। ओके चलो, अब 2 से ज्यादा एटम होंगे तो उसका क्या? उसका ये कि ये जो हमारा बॉन्ड पेयर, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, या तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, ओके, कोई भी टाइप का बॉन्ड, कोवेलेंट, आयनिक, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, या तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हमने बोला था ना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद है? हम ऐसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो मैंने बोला ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलकर बना दिया कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे ही हम बोलते थे। ओके, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये पूरा जो पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कौन सा है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए हमने बॉन्ड पेयर और नॉन बॉन्ड पेयर की बात की थी, याद हो तो, फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए। सो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाकी जैसे कि भाई एमोनिया, तो एमोनिया में तो ये H ऐसे बनाया था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहते थे, याद हो तो। ओके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने बॉन्ड में कहां पार्टिसिपेट किया है? नाइट्रोजन के तो 1 2 1 2 1 2, तो भाई देखो 6 और ये 7 और 8। ओके, तो ये 2 ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इनको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलते थे अभी तक? नॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसी को एक अलग वर्ड दिया है, क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन मतलब अकेले। ओके, क्यों? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, उसको साइड में रखा है, ओके, ग्रुप से बाहर रखा हुआ है, तो उनको क्या नाम दिया है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन बॉन्ड पेयर को ही हम क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर। सो 2 टाइप के हमारे पेयर मिल गए। हम पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारी थियरी में ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ओके, सो
दो पेयर हो गई, एक तो बॉन्ड पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हो वो, और दूसरी नॉन बॉन्ड पेयर जिसको हम बोलेंगे लोन पेयर, जिसने कोई बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया नहीं है, बस दो इलेक्ट्रॉन खाली है उसके पास। क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करना था ना, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बारिश हो रहा है। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? डन? कुछ नया अभी तक डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ हम बोल रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वही चीज, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 1 2 3 4 कितने हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? अरे दोनों, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी, कितने हैं? सपोज एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, या तो फिर दोनों बॉन्ड पेयर है, या तो फिर दोनों लोन पेयर। दोनों लोन पेयर कैसे होंगे? मतलब दो लोन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिसिपेट करो, और क्या। ओके, सो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, कोई भी टाइप का पेयर हो लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो पहला सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है कि शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वाला, फिर 2 पेयर, तो 2 पेयर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4, पेयर मतलब 2। ओके, सो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। कहां इलेक्ट्रॉन पेयर है, कहां? सेंट्रल एटम के आसपास, जैसे हमने बोला ये हमारा सेंट्रल एटम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये जो है वो हमारा लोन पेयर है, और ये 3 जो है वो हमारे बॉन्ड पेयर है। दैट्स इट, डन? ओके, हाँ बोलो। मतलब डिपेंड कर रहा था, वो जरूरी नहीं है तो लोन पेयर हो या नहीं, मतलब शेप डिपेंड करेगा लेकिन उसमें दोनों इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि शेप डिसाइड करने के लिए सिर्फ लोन पेयर ही काफी है, या शेप डिफाइन करने के लिए सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही काफी है, ऐसा नहीं है। दोनों पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से शेप मिलता है। ओके, मतलब किसी एक को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, इंपॉर्टेंस है किसी का, एक का इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है? ये भाई साहब का, लोन पेयर का इंपॉर्टेंस है। दैट डज नॉट मीन कि इन लोगों का इंपॉर्टेंस नहीं है, उन लोगों का इंपॉर्टेंस है लेकिन उसकी कंपेयर में कम है, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये तीनों बॉन्ड पेयर जो है उनको निग्लेक्ट कर सकते नहीं है। डन? तो पहले पॉइंट में हमने क्या समझा कि ये जो शेप है ना वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। कौन सी इलेक्ट्रॉन पेयर? दोनों, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, लग जाता है, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर भी, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, वही चीज हमने पहले में समझी। नाउ pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. Obviously दोनों के दोनों नेगेटिव पेयर्स है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दोनों सेम चार्ज, लाइक चार्जेस क्या होंगे? रिपेल, और अलाइक मतलब डिसलाइक चार्जेस क्या होंगे? अट्रैक्ट। ओके, तो लाइक चार्जेस मतलब सेम, सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन। तो यहाँ पर तो हमें इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो वही बोल रहे हैं रिपल्शन होगा। ठीक है, चलो। देन नेक्स्ट, these pairs of electrons tend to occupy such positions in a space that minimize repulsion and thus maximize the distance between them. ये लोग ऐसे इकट्ठा हो जाए, ऐसे एक दूसरे को मतलब अपनी जगह रोक लेंगे, ऐसा समझो तुम लोग ही पेयर हो, तुम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर हो। मैंने बोल दिया चलो मूवी देखनी है, यहाँ पे बोर्ड पे ही बैठ जाओ, तो सब लोग अपनी अपनी जगह रोक लेंगे कि यहाँ बीच में देख बैठते हैं, वहां बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे। तुम लोग ने अपनी अपनी जगह रोक ली। ओके, कैसे रोक ली? तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में जो कंफर्टेबल है उस हिसाब से तुमने जगह रोक ली। ओके, तुम्हें ऐसा लगा कि यहाँ बैठने से ज्यादा मजा आएगा, ओके, उस हिसाब से तुमने जगह रोक ली। तो ये लोग भी कहाँ जगह रोकी? स्पेस में जगह रोकी, ये हॉल में जगह रोकी। ओके, तो यहां पर भी स्पेस होगी, वो स्पेस में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जगह रोक लेंगे। ओके, मतलब एक दूसरे को, जैसे कि ये ऐसा समझो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ऐसा समझो ये एक बॉन्ड है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कहां से आया? सपोज एमोनिया बना रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन के मिलके क्या बन गया? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो ये पूरी की पूरी उसके पास स्पेस है, वो पूरी की पूरी स्पेस में अपने आप वो जगह ले लेगा। कभी एग्जांपल देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं? स्पेस में जगह ले लेगा। डन? ओके, तो देखो फिर से पढ़ता हूं। These pairs of
इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, वो पेयर मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बॉन्ड होगा, तो ये जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस, दे टेंड टू ऑक्यूपाई स्पेस इन अ स्पेस सच पोजीशंस, मतलब पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस में। कैसे? वो उनकी टेंडेंसी, जैसे तुमको मैंने बोल दिया कि बैठ जाओ, तो तुम्हारे माइंड में क्या है, यहां से कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा, यहां पे मजा ज्यादा आएगी। ओके, उनके लिए क्या है प्रायोरिटी क्राइटेरिया, क्या है उनके लिए कंफर्टेबल, क्या है उनके लिए है मिनिमाइज द रिपल्जन, रिपल्जन कम हो, वही चाहेंगे वो। ओके, नेगेटिव है तो दूसरे नेगेटिव के पास जाना थोड़ी चाहेंगे, दूसरे पॉजिटिव के पास जाना चाहेंगे, और अगर दूसरा नेगेटिव भी है तो हम क्या चाहेंगे, वो नेगेटिव और हम नेगेटिव दूर ही रहे तो सही है। ओके, मतलब तुम भी गुस्से वाले और सामने वाला भी गुस्से वाला, तो तुम सोचोगे क्या, जब अभी झगड़ा नहीं हुआ तब क्या सोचोगे, भाई ये दूर रहे वही अच्छा है। ओके, मुझे झगड़े में पड़ना नहीं है, लाइक दैट, अंडरस्टूड। तो वो दूर ही रहे वैसा, तो ये लोग भी ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस। कैसे ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस? जैसे कि मिनिमाइज रिपल्शन, मतलब उनके बीच का रिपल्शन, जैसे कि ऐसा समझो, ये एक इलेक्ट्रॉन कितना गंदा कर दिया, ये नाइट्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ऐसा समझो ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लोग जगह, ये स्पेस में क्यों यही एंगल पे खड़े रहे, ये उस तरीके से जगह ऑक्यूपाई करेंगे जिस तरीके से उनके बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दोनों के बीच में तो लग ही रहा है रिपल्जन, लेकिन इन ये दो और ये दो के बीच में भी रिपल्जन लग रहा है। डन। तो वैसे जगह ऑक्यूपाई करेंगे सच दैट मिनिमाइज दिस रिपल्जन, रिपल्जन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो सच दैट मिनिमाइज द रिपल्जन एंड दस मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, मतलब किन के बीच का, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम तो फिर सर मैं तो एक यहां बना देता हूं और एक यहां बना दूं, हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। हाँ, तो कर सकते हैं ना, नहीं है कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसे दो होंगे तो कर सकते हैं। ओके, अभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेने वाले हैं, लेकिन समझ गए, जैसे कि हम ऐसे पहले अगर दो ही NH2 बनाना है तो NH2 ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यों ऐसे बनेगा NH2? क्योंकि हमने ये पॉइंट क्या पढ़ा हमने, मिनिमाइज द रिपल्जन। तो भाई यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक दूसरे से सबसे दूर कब होगी, यही पोजीशन में सबसे दूर होंगे ना, या फिर ऐसे ड्रॉ कर दो, यहां पे और यहां पे, तो एक दूसरे से सबसे दूर है। अगर यहां होंगे तो भी रिपल्जन लगेगा, यहां होंगे तो भी रिपल्जन लगेगा, ऐसे होंगे तो रिपल्जन लगने ही वाला है। डन। ये पॉइंट समझा रहे हैं कि कैसे वो लोग जगह पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस में सच दैट द रिपल्जन बिटवीन देम इज मिनिमम। डन। ओके, और रिपल्जन मिनिमम होना चाहिए एंड डिस्टेंस मैक्सिमम। अरे तो वही तो बात हुई, अलग तरीके से बोल रहे हैं, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तभी तो रिपल्जन मिनिमम होगा, डिस्टेंस कम है तो रिपल्जन मिनिमम कब होगा, फिर मिनिमम ज्यादा हो जाएगा। समझे? अट्रैक्शन रिपल्जन हमें पता है ना, दो चार्ज सेम चार्ज है, अभी यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, डिस्टेंस कम है तो भाई रिपल्जन ज्यादा होगा, यहाँ पे भी सेम वही दो चार्ज है, डिस्टेंस ज्यादा है, इतना ज्यादा रिपल्जन तो होगा, अभी भी होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा, डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए। तो वही चीज बोल रहे हैं क्या वो लोग, इलेक्ट्रॉन पेयर, पहला पॉइंट क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंडेंट है शेप। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, दूसरा पॉइंट हम ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह रोक लेंगे, पोजीशन ऑक्यूपाई इन इलेक्ट्रॉन पेयर विल ऑक्यूपाई द स्पेस, और से पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ स्पेस। ओके, वो कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, सच दैट the repulsion between the electron pair will be minimum and the distance between the electron pair will be maximum. Done. Okay, chalo next. The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at the maximum distance from one another. मतलब जो central atom होता है ना, उसको हम ऐसे sphere के जैसे consider करते हैं, वो बोला है। ओके, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन हाँ स्फीयर के जैसे कंसीडर करते हैं। ओके, अ मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 or 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर।
मतलब क्या बोल रहे हैं कि मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, अभी हम बॉन्ड बनाएंगे तो ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखो ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन एक एक मार्क का इसमें से निकाल सकते हैं, या तो फिर डायरेक्टली बोल देंगे बनाओ VSEPR के अकॉर्डिंगली मीथेन का स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, लाइक दैट VSEPR के अकॉर्डिंगली एमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ। वैसे स्ट्रक्चर बनाने को, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहे थे, वैसे ये बनाने को बोलेंगे। तो ये तो हम स्टेप समझ रहे हैं। ओके, अभी हम बनाएंगे। Where two or more resonance structure can represent a molecule, the VSEPR model is applicable to any such structures। मतलब कि दो या दो से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो VSEPR वहां पर भी लगेगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स है ज़्यादा। मेनली क्या है, और ये एक पॉइंट तो पता है नहीं, नीचे लिखा है क्या पता नहीं, लेकिन क्लाउड वाला मतलब क्या है, क्लाउड वाला नहीं, लेकिन पॉइंट क्या है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। इसमें ये जो लोन पेयर वाले भाई साहब है ना, वो ज्यादा जगह रोकते हैं। ओके, जगह ज्यादा रोकते हैं, मोटे हैं ऐसा समझ लो। ओके, जगह ज्यादा रोकते हैं लोन पेयर वाले। ओके, मतलब कि जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन, इन्होंने जितनी जगह रोकी ना, ऐसे ऐसे जगह रोकी, लेकिन यहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो लोग ऐसे, इतना उनका क्लाउड ऐसे। समझ में आया? ओके, लोन पेयर स्पेस में, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस कंपेयर टू दी, कौन सा है ये, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन। ये एक बात समझनी थी, यहां पर सिर्फ दो ही बात समझनी है। कौन सी? एक तो लोन पेयर स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और दूसरा वो लोग इस तरह से स्पेस में जगह, पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे सच दैट उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो और उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम हो। दैट्स इट। ये दो पॉइंट समझने हैं, बाकी तो डायरेक्टली ड्रॉ ही करना है। डन, समझ गए इतना? ओके, चलो आगे पढ़ लेते हैं। द रिपल्सिव इंटरेक्शंस ऑफ द लोन पेयर्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। हाँ, तो ये याद रखना, तुम्हें एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। अब हम समझते हैं क्या, लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। ओके, तो लोन पेयर जगह ज्यादा रोकता है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, लोन पेयर क्या करता है, जगह ज्यादा रोकता है। ये जो लोन पेयर, एक लोन पेयर है और दूसरी भी लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, तो लोन पेयर के बीच में एक लोन पेयर है और दूसरी भी क्या है, लोन पेयर। ओके, जस्ट लाइक कोई एटम है यहाँ पर, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी पेयर है, मतलब ऐसे है, ऐसे। बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए ये लोग बॉन्ड में, बॉन्ड वाले अलग है। ओके, ऐसे। तो ये पेयर बॉन्ड पेयर है, ये पेयर बॉन्ड पेयर है, ये पेयर लोन पेयर है और ये पेयर लोन पेयर। डन। ओके, तो ये लोग जो लोन पेयर है जगह ज्यादा रोकते हैं, पहली बात, और ऐसे इकट्ठा, ऐसे वो लोग ऑक्यूपाई कर लेंगे पोजीशन इन अ स्पेस सच दैट रिपल्शन मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, हम समझ क्या रहे हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। तो ये जो रिपल्जन है, ये रिपल्जन सबके बीच में लगेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन ही है, सबके बीच में रिपल्जन लगेगा। लेकिन सब में अलग अलग लेवल का, डिफरेंट लेवल का रिपल्जन लगता है। ओके, डिपेंड, जैसे कि हमने बोला ना कि यहाँ पे -1, ऐसे समझो ये दो चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पर भी -1 चार्ज है, रिपल्जन लगेगा। ओके, अब दूसरा केस, यहाँ पे -10 चार्ज है और यहाँ पर भी -10 चार्ज है, वहां पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, लेकिन पहले -1 मैग्नीट्यूड था, अभी -10 मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जो रिपल्जन लगेगा ना, वो ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर, वही जैसे पहले वो केस बताया था, कौन सा, वो टग ऑफ वॉर वाला, एक बंदा यहां से खींच रहा है, एक बंदा यहां से खींच रहा है, तो 1-1। ओके, तो भी रोप तो कहीं जाएगी ही नहीं, मान लो दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, ये साइड और एक साइड, एक बंदे खींच रहे हैं, रोप कोई सी भी साइड जाएगी नहीं। ओके, लेकिन उसी की कंपेयर अब हम बोल रहे हैं
10 बंदे यहाँ से खींच रहे हैं और 10 बंदे उस साइड से खींच रहे हैं, फिर भी सेम ही हुआ ना, रोप कहीं पर नहीं जाएगी क्योंकि सेम फोर्स से खींच रहे हैं 10 और 10। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर जो वो लोग का टोटल मैग्नीट्यूड है ना उनके बीच का, वो सपोज 10 न्यूटन है और पहले वाले केस में 1 न्यूटन था। क्यों? क्योंकि एक एक लोग ही खींच रहे थे, यहाँ पे 10-10 लोग खींच रहे हैं तो उनका फोर्स ज्यादा है ना। भले ही पता चले कि हाँ कोई नहीं जीत रहा है, कोई नहीं जीत रहा है, लेकिन वहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। अंडरस्टूड? तो वैसे ही यहां पर क्या है, सबके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है लेकिन सब में अलग अलग मैग्नीट्यूड का लगता है। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड का रिपल्शन फोर्स किसके बीच में लगता है? लोन पेयर के बीच में। डन? फिर तुम्हें लगा सर ये दोनों के बीच में सबसे ज्यादा लगता है, तो क्या ये दोनों के बीच में नहीं लगता? लगता है, वहां पर भी आएंगे। फिर उससे कम लोन पेयर से कम रिपल्शन फोर्स कहां लगता है? ये इसके और इसके बीच में, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो हो रहा है लेकिन जितना यहां हो रहा है ना उससे कम हो रहा है, और सबसे कम इन दोनों के बीच में, मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में। डन? तो ये मैग्नीट्यूड, सपोज मान लो जस्ट टू शो यू क्या कि भाई यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर लगेगा से 8 न्यूटन का और यहाँ पे लगेगा 5 न्यूटन का, लाइक दैट, समझने के लिए। ओके, अंडरस्टूड? आ गया समझ में? क्या जो रिपल्जन फोर्स लगेगा लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम लगेगा, और सबसे कम लगेगा बॉन्ड पेयर के बीच में। क्यों? वो लोग ऑलरेडी बॉन्डेड है। ओके, तो रिपल्जन होगा तो भी वो कुछ भाग नहीं जाने वाले। डन? अंडरस्टूड? ओके, तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, वही चीज जो हमने बोली वही यहाँ पर बोली है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। अगर किसी में एक मतलब 3 बन रहा है, क्या बन रहा है? 3 लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो उसका लोन पेयर बनेगा ना, 2 का बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कोई एटॉम के साथ बॉन्ड बनाएगा, मे बी कोवेलेंट और आयनिक। जैसे यहाँ पर वही केस है ना, ऐसा समझो, ये जो था ऐसा समझो, ये ऐसा है और यहाँ ये ऐसा है। ओके, तो क्या होगा? ये लोन पेयर हो गई, ये लोन पेयर हो गई। ओके, ये एक ही है तो ये क्या करेगा? दूसरे एक के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर देगा। अंडरस्टूड? चलो हाँ, so Nyholm and Gillespie 1957 redefined the VSEPR model by explaining the important difference between the lone pairs and bonding pairs of electrons. While the lone pairs are localized on the central atom, each bonded pair is shared between the 2 atoms. Yes, bonded pair तो share ही होगा ना 2 atom के बीच में। As a result, the lone pair electrons in a molecule occupy more space as compared, देखो वो जो सेंटेंस मैंने बोला ना वो यहाँ पे बीच में ऐसे ही डाल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या लोन पेयर वाले ज्यादा जगह रोकेंगे? ओके, फिर से पढ़ता हूँ। As a result, the lone pair of electrons in a molecule occupy more space as compared to the bonding pair of electrons. Done? Okay. This result in a greater repulsion between the lone pairs of electrons as compared to the lone pair, bond pair and bond pair repulsion. These repulsion effects result in the deviation from the idealized shape. ये रिपल्जन की वजह से डेविएशन होगा। क्या बोल रहे हैं? ये रिपल्जन की वजह से जो आइडियलाइज्ड शेप होगा, मतलब जो होना चाहिए उसमें क्या हो जाएगा? डेविएशन हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज हो जाएगा एंड अल्टरेशन मतलब चेंज हो गया इन बॉन्ड एंगल्स इन मॉलिक्यूल्स, मतलब बॉन्ड एंगल का अल्टरेशन हो जाएगा। अल्टरेशन मतलब चेंज हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल चेंज। जैसे कि यहां पर ये पर्टिकुलर बॉन्ड एंगल है, कोई भी एंगल होगा भाई, अब तो ये लोन पेयर ये भी लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्शन ऐसा होगा धार, तो ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे हो गए, तो देखो ये एंगल कम हो गया। वही बोल रहे हैं कि उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, और बॉन्ड एंगल चेंज हो गया तो शेप भी चेंज हो जाएगी। देखते हैं अभी एग्जांपल से, लेकिन समझ में आ रहा है ना यहाँ तक का? ओके चलो। हाँ, for the prediction of the geometrical shapes of the molecules with the help of VSEPR, it is convenient to divide the molecules in the 2 categories.
अगर हमें समझना है VSEPR के अकॉर्डिंगली तो उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर्स, मतलब उसमें लोन पेयर है ही नहीं, सारी की सारी कौन सी पेयर है, बॉन्ड पेयर ही है, मतलब ये नाइट्रोजन जैसा केस है ही नहीं। ओके, सारी की सारी क्या है, बॉन्ड पेयर्स ही है। और दूसरा क्या, दूसरा वही कि भाई लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। तो दूसरा, पहला क्या है कि उसमें लोन पेयर नहीं है, और दूसरा क्या है जिसमें लोन पेयर है, एक या एक से ज्यादा। ओके, सो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज वन और मोर लोन पेयर्स। अंडरस्टूड, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, समझ गए। चलो तो एग्जांपल से हम समझते हैं VSEPR। सबसे पहले लेते हैं CH4 लेते हैं। ओके, चलो तो सेंट्रल एटम हमारा कौन होगा, कार्बन। ओके, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही सेंट्रल एटम होगा, वो सब हमने पहले डिस्कस किया है ना। तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की कंपेयर में। ओके, अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यस, ओके, चलो तो कार्बन है, कार्बन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, तो खत्म। तो मैं फिर ऐसे लिखता हूं 2px 2py 2pz। तो भाई अभी दो ही बाकी है, तो पहले एक यहां जाएगा एक यहां जाएगा, सो 2px 1 2py 1, डन। तो 2p2 हो गया ना, ये 2p2 हो गया, लेकिन उसमें भी हमें याद है ना, आउट बाउट तो आ गया कि लोअर एनर्जी में जाएगा, लेकिन फिर पॉली के भाई कहाँ लोअर एनर्जी में तो जाएगा, लेकिन दो ही जाएंगे मैक्सिमम, और हुन भी बोल रहा है कि दो तो जाएंगे लेकिन दोनों ऑपोजिट स्पिन वाले होंगे। ओके, तो पहले तो सेम स्पिन वाले भर दो और फिर ऑपोजिट स्पिन वाले मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमें समझना है, क्या समझना है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझना है, हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी Z होता है यूज, कभी कभी S होता है। ओके, सो व्हाटएवर, दोनों सही है। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन जब टॉपिक आएगा तब जैसे जितना डिटेल में जाना होगा तब जाएंगे, अभी जितना डिटेल में जरूरी है उतना डिटेल में हम जाते हैं। क्या हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, देखो ये n इज इक्वल्स टू 1 है, ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे 1, तो n इज इक्वल्स टू 1। और ये लोगों के लिए n क्या है 2, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस, ये n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर है ये 1s2 और यहाँ पर है 2s2 2px1 2py1 2pz0, ऐसा है, डन। ओके, ये n इज इक्वल्स टू 2 है। अब n इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 1 के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा ही होगा ना, 1 से ज्यादा एनर्जी लेवल किसका, 2 का ज्यादा है। ओके, इन लोगों के बीच में n इज इक्वल्स टू 2 में जितने भी है, मतलब कौन कौन है, s है, px है, py है, pz है, ये सारी जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल, ये n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल है, टोटल कितनी ऑर्बिटल है, हम कैसे डिसाइड करते थे, 2 का स्क्वायर, n इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 4 हो गया ना, डन। ओके, एक न्यूमेरिकल भी किया था, 3 का स्क्वायर 9 आंसर आ रहा था। हाँ, ओके, चलो, सो 2 ये हमारा हो गया। अब n इज इक्वल्स टू 2 n इज इक्वल्स टू 1 के बीच में तो एनर्जी डिफरेंस है ज्यादा, लेकिन इन लोगों के बीच में एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है। 2s 2px 2py 2pz, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा समझो, ये है मेरा 2s, ये 2s है। ओके, ये 2s है और ये 1s है, ये क्या है 1s। इलेक्ट्रॉन आएगा, ये लोअर लेवल पे है 1s, इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, एक, फिर दूसरा 2, 1s2 फिल हो गया, डन, 1s2 फिल हो गया। अब भूल जाना ना इसको, ये गया। अब कहाँ जाएगा, तो उसके बाद जिसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट हो वो, ये 2s है, और 2p कहाँ होगा, 2p उसकी हायर एनर्जी पे होगा ना, 2s में जाना, तो ये 2p है, ये वाला क्या है 2p लेवल, और ये वाला क्या है 2s, इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में भर गया,
दूसरा इलेक्ट्रॉन आया 2s में भर गया, डन। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो अब जैसे ही इसमें 2 भर गए ना, जैसे ही इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए ये 2s में, इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, किसकी? 2px। अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2px, दूसरा आया तो 2py, तीसरा आया तो 2pz, चौथा आया तो वापस 2px में 2 हो जाएंगे, ओके। फिर पांचवा आया तो 2py में 2 हो जाएंगे, और छठा आया तो 2pz में 2 हो जाएंगे। कहने का मीनिंग मेरा यहाँ ये है कि जितना एनर्जी डिफरेंस 1 और 2 के बीच में है, उतना एनर्जी डिफरेंस s, px, py, pz के बीच में नहीं है। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, मैंने बोला ना कि ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो इतना कम एनर्जी डिफरेंस है, ओके। तो क्या होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऐसे मिक्स हो जाती है। ये लोग का एनर्जी लेवल एक था, एक एनर्जी लेवल था ना कि भाई ये s है, ये सपोज s है तो s लोअर एनर्जी लेवल पे है, और px, py, pz है वो हायर एनर्जी लेवल पे है, इसीलिए पहले s में जाता है फिर p में गया ना, डन। 2s और 2p की बात करें तो ये 2s है और ये 2p है, तो 2s में पहले जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल है इसलिए। लेकिन ये लोअर एनर्जी लेवल भी इतना ज्यादा लोअर नहीं है, ये 1 और ये 2 के बीच में जो डिफरेंस था उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना ही डिफरेंस। दूर से देखोगे तो सेम ही लगेगा, दूर से देखोगे तो सेम ही लगेगा कि इतना छोटा सा एनर्जी डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन आया 2s में गया, इलेक्ट्रॉन आया 2s में गया, फिर जाएगा 2p में, 2p में। इनके बीच का ये जो एनर्जी लेवल है वो बहुत 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 ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है ना, तो ये लोग एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स हो जाते हैं, डन। एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए ना तो एक नया ही एनर्जी लेवल आ जाता है, ओके। मतलब ये छोटा, ये लोअर पे था, ये अपर पे था, अभी मिक्स हो गए तो एक ही एनर्जी पे आ गए। अब कोई लोअर और कोई हायर रहे नहीं, एक ही एनर्जी लेवल पे आ गए। ये जो एक दूसरे के साथ मिक्सिंग, ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होने की जो प्रोसेस है ना, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, डन। जैसे हम HYV सीड नहीं पढ़ते थे, हाइब्रिडाइजेशन, ओके। कि हमारी क्वालिटी, हमारी रिक्वायरमेंट कि भाई ऐसी हमें प्रोड्यूस चाहिए, एग्रीकल्चर में हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, ऐसी प्रोड्यूस चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे। फ्लावर में भी करवाते थे, फ्रूट्स में भी, अरे एनिमल्स में भी करवाते थे, ओके। तो ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करवाई हमने 2 डिफरेंट के बीच में, ओके। डिफरेंट मतलब जिनके बीच में होना नहीं चाहिए, जैसे कि वो होता है ना खच्चर, ओके, हाँ। तो घोड़ा मतलब मेल, और गधा, यस, मतलब गधी, ओके। सो मतलब फीमेल, ओके। सो एक मेल एक फीमेल। क्यों ऐसा किया भाई? क्यों? क्योंकि घोड़ा बहुत तेज भागता है, उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है, गधे के अंदर उतना ज्यादा पावर है नहीं। तो फिर 2 घोड़ा घोड़ी रखो ना भाई, गधे क्यों लेके आ गए? गधे इसलिए लेके आ गए कि इसकी वेट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, घोड़े से भी ज्यादा है। वेट कैरिंग कैपेसिटी गधे की, गधे मत करो, डोंकी की हॉर्स से भी ज्यादा वेट कैरिंग कैपेसिटी डोंकी की हॉर्स से भी ज्यादा है। तो एक के पास पावर ज्यादा है, एक के पास वेट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, दोनों का रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करवाई और एक नया आया। ये जो नया आया वो होता है खच्चर, ओके। तो अगर तुम जाओ ना नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पर वैष्णव देवी और से 4 धाम यात्रा, कहीं पर जाओ अमरनाथ यात्रा, तो वहां पर अगर चल नहीं सकते या आधे रास्ते में फिर तुम थक गए तो ये खच्चर पे बैठ जाना होता है। नहीं, एक्चुअली वैष्णव देवी में कम है, लेकिन कम देखने को मिले। वैष्णव देवी में तो ऐसे घोड़े ही है, इतने बड़े बड़े घोड़े, मतलब घोड़े तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा। घोड़ा मतलब तुम्हें देख के पता चल जाएगा, इतना बड़ा घोड़ा, मतलब इतना बड़ा, मतलब तुम्हारी हमारी हाइट से बड़ा, ओके। हम चढ़ भी नहीं पाएंगे, अकेले होंगे तो चढ़ भी नहीं पाएंगे उसके ऊपर, वो घोड़ा। और खच्चर तो ऐसे करके बैठे हैं खच्चर के ऊपर बैठ सकते हो, उसकी हाइट घोड़े जितनी नहीं होती, खच्चर की हाइट घोड़े जितनी नहीं होती। ओरिजिनल जो घोड़े होते हैं वो भागते भी ज्यादा है, ओके। तो उसको कैरी करने वाला एक होना चाहिए कंटिन्यूअसली, कहीं भाग गया तो भागेगा नहीं, लेकिन उसको खाना भी ना, कहीं पे दिखा ना तो वो भाग गया। मतलब जब मैं गया था ना, तो लास्ट टाइम ही कहीं पे गए थे, कहाँ गए थे, ये 4 धाम केदारनाथ गए थे ना, तो मैम मेरे पीछे आ रहे थे एकदम लास्ट में, तो ऐसे भाग गया। चढ़े तो हम ऐसे ही थे, ओके, लेकिन भाग गया मतलब कोई चना खिला रहा था घोड़े को,
ओके, दूसरे घोड़े वाला चना खिला रहा, तो ये भाई जाते जाते ऐसे दिखा तो वहां मुड़ गया और खाने लगा डायरेक्ट। तो मैम चिल्ला रहे, ओ भाई ये जा रहा है, पकड़ो इसको, लाइक दैट। ओके, तो वो सब केस है। अच्छा चलो, ये तो हाइब्रिडाइजेशन, तो वो जहाँ हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग होता है यहाँ पर भी वही मिक्सिंग हो जाता है। अब मिक्सिंग हो गया तो कैसा, हमने नया नाम दे दिया। अभी उसको हम हॉर्स नहीं बोलते, हम उसको डोंकी नहीं बोलते, हम उसको हॉर्सी बोलते हैं, मतलब खच्चर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसको एस नहीं बोलेंगे, उसको पी भी नहीं बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, जिसके बीच में मिक्सिंग हुआ है वो बोलेंगे। तो एक एस और 3 पी के बीच में मिक्सिंग हुआ, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए अब इसका नाम क्या है, sp3, इसका नाम क्या है, sp3, इसका भी नाम क्या है, sp3, सबका नाम क्या है, sp3। डन, सबका नाम सेम हो गया। अब कोई s नहीं बचा, कोई px नहीं बचा, py pz कुछ नहीं, सारे के सारे। और अब जैसे कि पहले इनके बीच में और ये 3 के बीच, ये 3 तो सेम एनर्जी लेवल पे थे, मतलब ये 2s और ये 2p, ये 3 एक एनर्जी लेवल पे थे, और ये s जो है ये हमारा 2s और ये हमारा 2p। ओके, तो ये 3 एक एनर्जी लेवल पे थे और ये s एक एनर्जी लेवल पे था, लेकिन दोनों के बीच में एनर्जी लेवल क्या था, बहुत ज्यादा कम था। मतलब सपोज ये s है और ये p है, ये s है और ये क्या है, p, बहुत कम एनर्जी डिफरेंस था। ओके, समझ में आ रहा है। अब ये लोग मिक्स हो गए तो क्या, दोनों एक ही लेवल पे आ गए, एक ही लेवल पे, और नाम क्या है, sp3 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 sp3, सबका नाम एक जैसा sp3, और सारे के सारे के एनर्जी लेवल क्या, सेम। ये क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। अंडरस्टूड, समझ में आया। इतना जरूरी है, उतना हमने डिस्कस किया। वापस हमें डिटेल्ड में हाइब्रिडाइजेशन देखना है, sp3 sp2 sp, कहाँ कौन सा एंगल बनेगा एंड ऑल, वो सब हम डिटेल में जब आएगा टॉपिक तब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ जरूरी है इसलिए हमने डिस्कस किया। हाँ बोलो। तीन पी है इसलिए 3 लगाया, एस और पी, लेकिन तीनों पिन है, तीनों पी इंक्लूडेड है ना। अगर सपोज ये लोगों के बीच में ये भाई साहब अलग रह गए, 2pz अलग हो गया, वो मैक्स नहीं हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, वो हो जाएगा sp2, फिर सिर्फ 2 के बीच में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, sp, फिर s और p 2 तो चाहिए ही ना भाई, अकेले हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेंगे। ओके डन। ओके, वो डिटेल में हम समझने वाले हैं। उसके ऊपर ऐसे भी 0 है, 0 है, अभी 0 पे आते हैं, 0 नहीं है। ओके, वो छीन लेगा। ओके, चलो ये समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हम ये रब कर दूं। ओके, तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन समझा। अब हाइब्रिडाइजेशन तो हो गया, अब C स्टार एक्साइटेड कार्बन। ओके, तो एक्साइटेड कार्बन को हम ऐसे डिनोट करते हैं स्टार से। ओके, स्टार मतलब क्या, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब क्या, उसको किसी ने गर्म कर दिया, मतलब उसको किसी ने एनर्जी दे दी, मतलब क्या, एक्साइटेड। डन। जैसे हम वो पहले पढ़ते थे ना, न्यूक्लियस 1 2 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, एक्साइटेड हो गया, यहाँ चला गया। ओके, एनर्जी ज्यादा हो गई, ज्यादा एनर्जी वाला यहाँ थोड़ी घर में थोड़ी रहेगा, मामा के घर चला गया कि वहां ज्यादा मस्ती करने को मिली। अब मामा के घर से वापस भी तो आना है, 6 महीने हो गए, घर आओ। ओके, तो अब यहाँ से घर आएगा वापस, लेकिन वही एनर्जी लेवल पे तो घर आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ से वो रेज निकाल के आएगा। वो सब हमने पढ़ लिया है पहले वाले चैप्टर में। तो वही चीज यहाँ पर, तो होगा क्या, यहाँ पर 1s2 तो वही है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये भाई साहब का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मार दिया, यहाँ पर तो जो था वही रहा, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2pz1, यहाँ चला गया। ओके, एक्साइटेड स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला गया। अब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ओके, ये पहले मैंने तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन तो समझा दिया। अब सारे के सारे क्या है, सेम एनर्जी लेवल पे है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो सपोज ये S और 3p, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। डन। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो अब क्या करेंगे, देखो ये ड्रॉ करते हैं, ये S है, मतलब S नहीं है, अब तो sp3 हो गया है। ओके, सो ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। डन।
कार्बन आ गया। अब हमारे पास कौन आना चाहिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्या? 1s1। तो ये 1s1 है, 1s1 का बॉक्स कैसे बनेगा? ऐसे। डन। तो वो आएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये रहा, ये क्या है? एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन। तो C और ये H4, हमारा पूरा बॉन्डिंग बन गया। क्या? CH4। अब देखो एक भी खाली बचा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे पेयर में हो गए। क्यों? उसके पास भी 4 थे अकेले, सारे 4, एक हाइड्रोजन के पास एक, तो 4 के पास 4 होंगे। वो सबने बॉन्ड बना दिए, यहाँ 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 यहाँ, सारे के सारे पेयर में हो गए। तो ये कौन सी पेयर बन गई? सारी की सारी बॉन्ड पेयर बन गई, लोन पेयर तो रही ही नहीं। डन। ओके। तो यहां पर जो शेप होना चाहिए वही शेप होता है। यहां पर जो शेप होना चाहिए वही शेप होता है। मतलब ये CPR कुछ ज्यादा कुछ करता ही नहीं है। क्यों कुछ नहीं करता? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो कुछ करेंगे। यहां पर तो है ही नहीं, बॉन्ड पेयर ही है। ओके। तो बॉन्ड पेयर कैसे ये जो होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? सपोज ये हमारा ऐसा समझो पैरेललोग्राम है, कार्बन यहाँ पे बीच में ऐसे चिपक गया। ओके। अब कार्बन यहां पर है, हमने क्या बोला कि बॉन्ड पेयर जो है और कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो अपने आप पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी। कैसे ऑक्यूपाई करेगी? जिससे कि उनके बीच का रिपल्जन क्या हो? मिनिमम हो, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम हो। वही पॉइंट हमने समझा। तो यहां से ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे बीच में ऐसे कर देंगे तो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो डिस्टेंस मैक्सिमम भी हो गया और रिपल्जन मिनिमम भी हो गया। है तो सही रिपल्जन, लेकिन मिनिमम ये केस है, इससे कम हो सकता नहीं है। तो अभी देखो हाइड्रोजन ने तो कुछ किया ही नहीं। ओके। अभी क्या है? तो यहाँ पर हमारा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? sp3 हाइब्रिडाइज वाले इलेक्ट्रॉन्स है। ओके। तो भाई हाइड्रोजन ने कुछ भी नहीं किया, आया बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना दिया, बॉन्ड बना दिया। डन। ओके। तो ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बन गया हमारा CH4। अंडरस्टूड? ऐसे ही बनाने को बोलते हैं। तो क्या किया? कुछ नहीं, बना दिया। ओके। समझ में आया? ओके। तो मीथेन का ड्रॉ करना आ जाएगा? पूछते हैं, जो पूछते हैं वही मैं करवाता हूँ। ओके। हाँ, ऐसा ही ड्रॉ करना। देखो बुक में गिवन है, कहाँ गया? नो लोन पेयर, इसमें ये होगा ना CH4, ये रहा। देखो। ओके। तो तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है, नहीं तो ये 3D है। देखो टेट्राहेड्रल। ओके। ये A B B B और D 4। तो टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ये 3D फिगर है। टॉप व्यू से देखोगे, यहाँ ऐसा समझो, ये यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से बीच में यहाँ पे क्या दिखाई देगा तुम्हें? C। लेकिन फिर यहाँ पे B B B। इसको कैसे शो करते हैं? यहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूलाज AB के फॉर्म में लिखे हुए। मतलब ये मेरा A है और ये मेरा B है, तो AB4 ऐसे। फिर सपोज एमोनिया हो गया NH3, तो क्या बोलेंगे? ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो AB3, लाइक दैट। ओके। वैसे बुक में गिवन है। तो देखो ये टेट्राहेड्रल शेप। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना है ड्रॉ वैसे तो। ओके। तुम्हें तो सिर्फ पूछते हैं क्या कि टेट्राहेड्रल शेप होता, कैसा शेप होता है, तो तुम्हें बोलना है टेट्राहेड्रल शेप होता है। और अगर बोले तो ऐसा ड्रॉ कर लो। डन। ओके। चलो, तो ये हमने, क्योंकि फिर आगे ये तो टेट्राहेड्रल है, फिर ये सब देखो। ओके। सो अगेन ड्रॉ करने को हो तो भी उतना कुछ टफ भी नहीं है। क्या करोगे तुम? देखो तो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब देखो याद रखना, ये दिस ईयर से, मतलब यही साल से बहुत ज्यादा रिड्यूस सिलेबस, नई बुक आई है ना जो हमारी, मतलब ये नई बुक ही है। ओके। तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में भी होगा ही। ओके। कि बहुत ज्यादा सिलेबस रिड्यूस्ड है, बहुत ज्यादा। मैथ्स में तो मतलब जिसकी 6-6, 7-7 एक्सरसाइज होती थी, वो 2-2, 3-3 एक्सरसाइज में चैप्टर खत्म। ओके। तो अब
सिलेबस इतना ज्यादा रिड्यूस किया है उन्होंने, यहाँ पर भी किया है, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बहुत किया है, तो फिर वो लोग फिर इतना इजी तो रखेंगे नहीं ना। चेक कैसे करेंगे लेवल स्टूडेंट्स का? सभी 80 आउट ऑफ 80 ले आएंगे तो चेक कैसे करेंगे, रैंकिंग कैसे देंगे वो? ओके, फिर तो सारे के सारे 80 आउट ऑफ 80 और 75 मार्क्स आए, उसका रैंक आ गया से 20, क्या 75 मार्क्स और 20वां रैंक? हाँ, तो सब 19 लोग तो 80 पे है, तो फिर 20वां ही आएगा ना। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है, थोड़ा ट्रिकी, जो पहले नहीं पूछा जाता था वैसे भी पूछेंगे, जो पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं करते थे उससे भी मतलब वैसा कॉम्प्लिकेशन करेंगे जो पहले नहीं करते थे। तो तुम ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि हाँ ये तो पहले भी नहीं पूछा गया तो अभी भी पूछा नहीं जाएगा। ओके, जो पहले पूछा गया है पीवाईक्यू तो हमें पता ही है कि वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पहले नहीं पूछा जाता था उसमें से भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, तो उनको जो लगता था ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो ऑलरेडी उन्होंने निकाल ही दिया है, टेक्स्ट बुक में ही नहीं। अंडरस्टूड? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो पूरे के पूरे चैप्टर निकाल दिए हैं, टॉपिक नहीं, पूरे पूरे चैप्टर। तो जितना है उतना अच्छे से हमें करना है। ओके, सो कौन कौन से करने हैं वो भी मैं तुम्हें बता ही दूंगा। ओके, देखो अब मैंने पहले भी तुम्हें बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा होना चाहिए। ओके, और एग्जैक्टली अगर डिग्री में बोले तो 109.5। ओके, तो इतना होना चाहिए और उतना ही है, इतना होना चाहिए और उतना ही है। क्यों? रिपल्जन यहाँ पे लोन, मतलब यहाँ पे सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के बीच में तो सबसे कम लगता था रिपल्जन, याद करो, लोन पेयर फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर। डन? तो सबसे कम लगता था, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को वैसे ही बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऐसे ही पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस में जिसमें रिपल्जन सबसे कम हो और डिस्टेंस सबसे ज्यादा। डन? ओके, तो देखो ऐसा हमें टेट्राहेड्रल कहाँ गया, ये रहा टेट्राहेड्रल शेप CH4 और NH4 प्लस में देखने को मिलता है। ये 2D है और ये 3D है और कुछ नहीं। इसी को टॉप व्यू में देखोगे तो ऐसा ही बनेगा, इसको टॉप व्यू से देखोगे तो ऐसा बनेगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, पक्का? चलो, तो ये हमने देखा किसका, CH4 का। चलो और क्या देखे, एमोनिया देखते हैं। देखो चलो, NH3 एमोनिया देखते हैं। तो एमोनिया के लिए पहले N लिखते हैं, 7 कितना होगा, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। डन? 4 हो गए, 3 बाकी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ओके, अब यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अगर वापस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये चारों के चारों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो अभी फिर से देखो, टेट्राहेड्रल शेप ऐसे होता है, डन, और 2D में ऐसे होता है टेट्राहेड्रल शेप। ओके, वहां पे क्या था, यहां पे क्या है, CH4, और अब हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, NH3। डन? ओके, सो होगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम क्या सोचेंगे भाई 109 डिग्री 28 मिनट और से 109.5 डिग्री ही आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है इसलिए। तो यहां पे क्या होगा, देखो से यहां पे है नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन सपोज यहां पर हम जैसे ड्रॉ करते थे वैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, 1 2 1 2 1 2 और इसके पास और 2 बचते थे। डन? 2 बचते थे ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। तो ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर्स, और ये क्या हो गया मेरा, लोन पेयर। डन? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर आता है VSEPR। क्यों? क्योंकि वहां पर तो लोन पेयर थे ही नहीं, सारे के सारे क्या थे, बॉन्ड पेयर। यहां पर ये तो बॉन्ड पेयर है लेकिन ये लोन पेयर भी है। सो ये जो एंगल होना चाहिए, मतलब एंगल इनके बीच का कितना होना चाहिए,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए, लेकिन उतना है नहीं। क्यों नहीं है? ड्यू टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, ये रिपल्जन की वजह से नहीं है। तो क्या है ये जो है एलपी, ये क्या है हमारा एलपी है ना, लोन पेयर, और ये क्या है हमारा बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड के पेयर के बीच में रिपल्जन लगेगा, रिपल्जन लगेगा तो ये उसको ऐसे धक्का मारेंगे और ये इसको भी ऐसे धक्का मारेंगे, मतलब ऐसे फैला के, ऐसे तीन थे, 1 2 और 3, तो ऊपर से इतना धक्का आया कि ऐसे हो गए, सिकुड़ गए। ओके, तो ऐसे ना होके ये 109.28 सपोज होना चाहिए, वो ना होके और भी ज्यादा मतलब यहाँ पर एंगल और भी चेंज हो जाएगा, और ये n है और यहाँ पर ऐसा समझो कि ऐसे 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 बन गया। ओके, तो ऐसे हो गया, डन। ये एंगल देखो चेंज हो गया, ये एंगल भी जितना था उससे चेंज हो गया, ये एंगल भी चेंज हो गया। क्यों? यहां पर भी तो रिपल्जन लगेगा, लगेगा, लेकिन ये तो बॉन्ड पेयर है, ज्यादा किस में लगेगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो उसको कंप्रेस कर दे रहा है और एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। इसीलिए यहां पर भी जैसे यहां पर पैरेललोग्राम मिलना चाहिए था, वैसे यहां पर भी मिलना चाहिए था, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हुआ है, टेट्राहेड्रल शेप मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना मिलके कैसा मिल रहा है, लाइक दिस, ऐसे ऐसा मिल रहा है। तो ये कैसा पैरेललोग्राम है? अंडरस्टूड। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, तो ये हमने देखा किसका, से एमोनिया का। एमोनिया में लोन पेयर है, तो देखो एमोनिया लिखा है इन्होंने, ये रहा। ओके, ट्राइगोनल पिरामिडल, ओके, NH3, ये देखो टेट्राहेड्रल, यहाँ पर टेट्राहेड्रल तो बोला है, लेकिन शेप क्या है, ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने CH4 में टेट्राहेड्रल देखा, वैसे यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन हो क्या रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल मतलब क्या, ऐसा समझो यहाँ पे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ये। ओके, तो ये ट्राइंगल है ना, 1 2 3, ये 3 कॉर्नर, और यहाँ पर बीच में क्या है, पर्टिकुलरली हमारा नाइट्रोजन। डन। ओके, तो पिरामिड बनेगा, पिरामिड। डन, समझ में आया, पक्का। तो ये शेप, अब इसके बीच का ये एंगल होना चाहिए, वो नहीं है, और वो हो जाता है 107 डिग्री। होना चाहिए इतना, लेकिन हो जा रहा है कितना, 107 डिग्री। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में। हाँ, मतलब पर्टिकुलरली यहाँ इसको हम अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, CH4 के ऐसे यहाँ पे जैसे ये ड्रॉ किया है, वैसे ही उसके लिए ड्रॉ करेंगे 2D में और 3D में, व्हाटएवर, हमें तो एंगल तो 3D में ही चाहिए। ओके, तो वो एंगल जो होगा, मतलब हमें तो लगेगा ये तो सर बढ़ गया, मतलब हम वो एंगल की बात नहीं कर रहे हैं। पर्टिकुलरली सपोज ये है, देखो ये एंगल है, ये एंगल भी कौन सा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी पर्टिकुलर एंगल है। तो वो पर्टिकुलर एंगल भी कितना होना चाहिए, 109.28 और से 109.5 डिग्री। ओके, तो वो कम हो गया, इसलिए वो कितना हो गया, 107 डिग्री। डन। ओके, सो यहां पर पर्टिकुलरली एंगल यहां से हो जा रहा है 107 डिग्री। अंडरस्टूड। ओके, वैसे ही सपोज H2O का डिस्कस करते हैं। चलो देखो, H2O तो ऑक्सीजन है 8 1s2 2s2 2px 2py 2pz। डन। तो क्या होगा, 8 करने हैं ना, तो 1 1 1 और यहाँ पे और 2। डन। फिर से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो सारे के सारे क्या हो गए, sp3। अब H2O कैसे हम ड्रॉ करते थे, ये O, ये H, ये H, 1 2 3 4, तो यहां पर 5 6 7 8, 2 लोन पेयर। क्या, 2 लोन पेयर। अब ये 2 लोन पेयर है, सोचो ये 2 लोन पेयर है, अब तो इनके बीच में तो सबसे ज्यादा रिपल्जन,
फिर इनके बीच में भी रिपल्जन है, और मतलब ये दोनों के बीच में भी है, ये और ये और ये और इसके बीच में भी है, और इन दोनों के बीच में भी है। ओके, तो ये तो लोन पेयर मतलब और ज्यादा जोर से, तो ये अगेन ये एंगल हमारा होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन 109.5 डिग्री, लेकिन ये तो और भी कम हो जाता है 104.5 डिग्री। ओके, किसकी वजह से? रिपल्जन की वजह से। ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, यही है वैलेंस शेल VSEPR थ्योरम, यही है। अंडरस्टूड? तो हमें बुक में ऐसे अलग अलग टेबल्स गिवन है पूरे के पूरे। ओके, जिसमें जैसे बोला ना कि दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, एक जिसमें लोन पेयर है और दूसरा जिसमें लोन पेयर है ही नहीं, जैसे कि CH4 वाला केस बॉन्ड पेयर ही है। ओके, और दूसरा टेबल जिसमें एक या एक से ज्यादा लोन पेयर है, जैसे एमोनिया में एक लोन पेयर था, यहाँ पर दो लोन पेयर है। ओके, तो ये एंगल जो बनना चाहिए, अब देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन होगा क्या? तो शेप कैसा बनेगा? ऐसे यहाँ पर ऐसा पर्टिकुलरली बनना चाहिए होता, लेकिन यहाँ 2D की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे सपोज H यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया, तो ये शेप देखो कैसे बना, ये एंगल चेंज हो गया ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से यहाँ पर दो होंगे, यहाँ पर दो होंगे, तो रिपल्जन की वजह से उनका एंगल चेंज हो जा रहा है। वो कितना हो रहा है? 109.28 और से 109.5 होना चाहिए, और आ रहा है 104.3। डन। ये एक मार्क में पूछते हैं कितना होना चाहिए और कितना आ रहा है वो। तो दो टाइप के टेबल तुम्हें गिवन है, एक जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और दूसरा जिसमें एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये है। ओके, सो दो टेबल है, लेकिन समझना वही है। देखो हम पढ़ते हैं बुक में से भी वही चीज समझाई गई है। ओके, टेबल shows that arrangements of electron pairs about a central atom without any lone pair and geometries of some molecules ion type AB. ओके, देन दूसरा टेबल है उसमें लोन पेयर एक से ज्यादा होगी, वो है। एंड तीसरा भी एक टेबल है जिसमें रीजन एक्सप्लेन किए हुए हैं फॉर द डिस्टॉर्शन इन द जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, वहां से सबसे ज्यादा एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ये वाला टेबल 4.8। ओके, ये एक, ये दो और ये तीसरा, ये पूछा जाता है ये। ओके, तुम्हें बोलेंगे कि भाई एक मार्क में, हाँ एक मार्क में क्या कि भाई SO2 है, उसमें कैसा शेप मिलेगा? तो SO2 में शेप मिलेगा तुम्हें बैंड शेप। फिर ये क्यों आता है? ओके, रीजन फॉर द शेप एक्वायर्ड, ये बैंड शेप क्यों है ऐसा? वाई द शेप इज बैंड शेप। बहुत इंपॉर्टेंट PYQ इसमें से बनते हैं, यही डिट्टो ही पूछ लेते हैं कि क्यों है ऐसा शेप, तुम्हें ये सेंटेंस लिखना है। ओके, सबके लिए रीजन है। देखो एमोनिया के लिए भी रीजन है कि भाई 109.5 होना चाहिए, लेकिन रिड्यूस टू दी 107 डिग्री। ओके, एमोनिया के लिए भी यहाँ पर गिवन है। ओके, यहाँ पर देखो 120 होना चाहिए, 119.5 हो गया। H2 आया, देखो H2O में 109.5 होना चाहिए, लेकिन हो गया 104.5। वही सेम रीजन जो हमने बोला उसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। और सीसो मतलब क्या है? वहां पर पोजीशन चेंज होती रहती है। सीसो नहीं खेलते? ओके, हाँ स्कूल में वैसे ऐसे होता रहता है। तो वहां पर अगर पर्टिकुलरली रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है तो उसमें से कौन सा लेंगे? जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो लेंगे। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ ये रीजन ही पूछते हैं, तो सिर्फ रीड करना है और वही लिखना है। ओके, सो ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से जो हमने डिस्कस किया, जैसे कि भाई NH3 है, वाटर है, तो कैसे होगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, और जो जिसमें नहीं है, जैसे कि हमने क्या क्या देखा, मीथेन, तो उसमें लोन पेयर है ही नहीं। फिर सपोज PCl5, उसमें लोन पेयर है ही नहीं। BF3, उसमें लोन पेयर है ही नहीं। तो ऐसे ही वो हम नहीं बनाते थे, B यहाँ F यहाँ F यहाँ F 120 डिग्री वाला, अभी हमने इसके पहले ही किया था, BF3 बनाया था। तो ये क्या है यहाँ पर F मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का पड़ा हुआ है, वहां पे फ्लोरीन आ जाएगा, बात खत्म, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है। ओके, PCl5 फॉस्फोरस 1 2 3 4 5। ओके, फॉस्फोरस के कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। ओके, तो यहाँ 5 और क्लोरीन हर जगह 5 क्लोरीन आ जाएंगे, तो PCl5 बन गया। तो लोन पेयर है ही नहीं, तो जो होना चाहिए वही शेप मिलेगा ये सब में, मीथेन में, PCl5 में, BF3 में। जो शेप होना चाहिए
अकॉर्डिंग टू VSEPR बॉन्ड पेयर। ओके, मतलब VSEPR तो लगेगा लेकिन वहां पे बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर है तो क्या ऐसे होंगे जैसे रिपल्जन सबसे कम हो और डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो, उसमें डिस्टॉर्शन लगेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। लेकिन जहां पे लोन पेयर आ गई, वहां पर एक भी लोन पेयर आ गई तो वहां पर डिस्टॉर्शन होगा। मतलब जैसा शेप मिलना चाहिए, सपोज टेट्राहेड्रल मिलना चाहिए, तो देखो एमोनिया में कैसा टेट्राहेड्रल मिला हमें। ओके, ये कैसा मिला, ये कैसा टेट्राहेड्रल है। ओके, CH4 जैसा ही टेट्राहेड्रल मिलना चाहिए था सेम हाइब्रिडाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा टेट्राहेड्रल मिल रहा है। अंडर ये क्यों? ड्यू टू दैट लोन पेयर। अंडरस्टूड? ओके, सो दैट इज देयर। ओके, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने सारे लिए हैं। देखो डेपिक्टेड अलग अलग बताए हुए AB2 AB3 लाइक दैट। तो लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, सारे डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। हमें याद रखने की जो मैंने बोला वो याद रखना, बाकी ये सब तो सिर्फ डेटा है। BF3 CH4 PCl5, तो वही सब यहाँ पे बता। देखो ये BF3, फिर ये PCl5, ये मीथेन जो हमने बोला वो, ये BeCl2 180 डिग्री। ओके, तो वही सारे एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। The VSEPR theory is able to predict the geometry of a large number of molecules, especially the compounds of P block accurately। कि ये जो VSEPR है वो डिटेल्ड में, मतलब जहाँ पे हम एनालिटिकली बहुत ज्यादा डिटेल्ड में समझ सके, वो कहाँ लागू होता है? P ब्लॉक, S फिर P फिर D और F बीच में। तो ये जो P ब्लॉक वाले हैं वहां पे ज्यादा लागू होता है, वही बता रहे हैं। इट इज ऑल्सो क्वाइट सक्सेसफुल इन डिटरमाइनिंग द जियोमेट्री क्वाइट एक्यूरेटली इवन व्हेन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज वेरी स्मॉल। जब एनर्जी डिफरेंस बहुत स्मॉल हो, जैसे तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, उस केस में भी हम शेप अच्छे से निकाल सकते हैं। The theoretical basis of VSEPR theory regarding the effects of electron pair repulsion on molecular shapes is not clear and continues to be a subject of doubt and discussion। ये जो रिपल्जन हो रहा है ना, अगेन जैसे पहले बताया था, ओके, कि ये जो सारी थियरीज है, ऐसा जैसे मैंने नहीं बोला, कई कई जगह पे साइंटिस्ट ने मान लिया है। ओके, क्यों मान लिया है? क्योंकि सॉल्यूशन नहीं है तो मानना ही पड़ेगा ना, हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है, ये इतना होना चाहिए भाई, थियोरेटिकली इतना होना चाहिए। लेकिन थियोरेटिकली जैसे हमने रेजोनेंस के केस में देखा था, ओके, कि भाई इनके बीच की बॉन्ड लेंथ है वो इतनी आनी चाहिए, ओके, लेकिन बॉन्ड लेंथ इतनी आ रही नहीं है। देखा ना वो अलग अलग 141 128 121 सब अलग अलग देखे थे, तो उतनी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? तो फिर बोल दिया हाँ रेजोनेंस हो रहा होगा, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वो होगा वाला केस है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट एक्यूरेट कुछ नहीं मिल रहा है हमें कि यही शेप होगा। ओके, अगेन तुम इसके ऊपर डाउट कर सकते हो। डाउट कर सकते हो मतलब क्या? इसके ऊपर अभी भी बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है। इसलिए ये लास्ट सेंटेंस बोल रहे हैं क्या, कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन ऑन मॉलिक्यूलर शेप्स इज नॉट क्लियर, अभी भी क्लियर नहीं है, एंड कंटिन्यूज टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ डाउट एंड डिस्कशन। तो अभी भी हम उसके ऊपर डाउट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तुम कल कुछ और एमोनिया का लेके तुम बोलोगे कि सर ये जो टेट्राहेड्रल उन्होंने बोला था उससे भी कुछ अलग ही टेट्राहेड्रल मुझे मिल रहा है, तो दैट इज अ न्यू रिसर्च। ओके, और ये सब अभी अभी की बातें हैं। देखो 1940 1957 100 इयर्स भी नहीं हुए अभी तो। ओके, तो सोचो 17 साल में चेंज हो गया, तो अभी क्यों नहीं चेंज हो सकता? अभी भी हो सकता है। अगर 17 साल में कोई थियरम चेंज हो गया तो 1957 से अभी भी कहाँ इतना ज्यादा टाइम हुआ है, अभी भी चेंज हो सकता है। डन, तो अभी रिसर्च चल ही रहा है ऑलरेडी। ओके, जैसे हमने बोला ना कि भाई एस ऑर्बिटल का शेप ऐसा, पी का ऐसा, डी का ऐसा, लेकिन एफ का हमने बोला अभी भी रिसर्च स्टेज में है, हमें नहीं पता, तो वो रिसर्च स्टेज में है। वैसे यहाँ पर भी शेप मिल रहा है, बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन अभी भी 100% क्लियर नहीं है, वो बता रहे। अंडरस्टूड? समझ में आया पूरा VSEPR? ओके, इतना रखते हैं तो आज।